बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। मतलब पहले चरण में 6 नवंबर को बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर जहां मतदान होना है, वहां अब कोई प्रचार नहीं होगा। वैसे यह पहला चरण काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सरकार की ओर से दोनों डिप्टी सीएम समेत कुल 17 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है। उधर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की सीट पर भी 6 नवंबर को ही मतदान होगा। इस तरह कुल 1314 उम्मीदवारों का फैसला पहले चरण में होता। तो बिहार में पहले चरण का प्रचार भले थम गया हो, लेकिन चुनावी मुद्दों पर जुबानी प्रचार नहीं थमने वाला, क्योंकि आधी सीटों पर प्रचार थमा है, लेकिन बाकी सीटों पर प्रचार चलता रहेगा और इसी तरीके से रैलियां भी होती रहेगी। जिन मुद्दों पर चुनाव में वोट मांगे जा रहे हैं, वो मुद्दे भी हावी रहेंगे। वैसे अभी तक बिहार में रोजगार, महिला, जंगल राज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, रोड उद्योग से लेकर मंदिर और धारा 370 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर ऐसे तमाम मुद्दों पर वोट मांगे गए हैं। लेकिन सबसे प्रभावी मुद्दा जो नजर आ रहा है वो रोजगार है। उनमें रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा दिखता है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव ने सरकार बनने के 20 महीनों के अंदर 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने की शुरुआत करने का वादा किया है, तो एनडीए ने 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा किया है। महिलाओं को नकद सहायता का मुद्दा भी बढ़ा रहा है। महागठबंधन ने अब 14 जनवरी को 1 साल की एक मुश्त 30,000 रुपए की राशि गरीब महिलाओं को एक साथ खाते में जमा करने का वादा कर डाला है। तो एनडीए ने चुनाव से पहले ही 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाओं को 10-10 हजार रुपए पहले ही दे डाले। इसी तरह कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा निकला है। खास करके दुलारचंद यादव की हत्या के बाद एक बार फिर महागठबंधन ने नीतीश राज में 70,000 हत्याओं और अपराधियों को संरक्षण का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। तो दूसरी ओर एनडीए लगातार लालू रबड़ी के जंगल राज का हवाला दे रहा है। भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है, पहले चरण में उभर कर साफ निकला है, जिसमें महागठबंधन की ओर से 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो एनडीए की ओर से लालू रबड़ी राज के दौरान चारा घोटाले से लेकर नौकरी, जमीन, अलकतरा घोटाले तक के तमाम मुकदमे गिनाए जा रहे हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने के लिए दोनों ही गठबंधनों की ओर से तमाम वीआईपी स्टार प्रचारक मैदान में उतारे गए। एनडीए की ओर से देखें तो खुद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कमान संभाली थी। एनडीए की बाकी सहयोगी दलों के नेता भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उधर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव और राहुल, प्रियंका ने कमान संभाली। जन स्वराज के प्रशांत किशोर खुद ही प्रचार कर रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा 118 उम्मीदवार उनके ही है जो पहले चरण में लड़ रहे हैं। और पहले चरण में वैसे तो मुद्दों की लड़ाई हुई है, दावे और वादे हुए हैं, लेकिन इस बार बिहार में पहले चरण के मतदाता से पहले कट्टे और क्रूरता ने सुशासन में कुशासन का शोर मचा दिया। बिहार के मोकामा में हत्या की एक भयानक घटना हो गई। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह और जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई और उसमें आरजेडी के पूर्व नेता और जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। दुलारचंद के घरवालों की शिकायत पर नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर दिया गया। जब मोकामा में चुनाव प्रचार की कमान अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने खुद संभाली। पहले ही चरण में प्रचार के दौरान दिए भाषण के कथित वीडियो को लेकर ललन सिंह को चुनाव आयोग का नोटिस भी आज मिल गया। तो पहले चरण का प्रचार कुछ इस तरह खत्म हुआ है। अब 18 जिलों की 121 सीटों पर यानी करीब करीब आधा बिहार एक दिन के बाद यानी 6 नवंबर को वोटिंग करने जा रहा है। इनमें गोपालगंज की 6, सिवान की 8, सारण की 10, बक्सर की 4, भोजपुर की 7, पटना की 14, वैशाली की 8, मुजफ्फरपुर की 11, दरभंगा की 8, समस्तीपुर की 10, नालंदा की 7, शेखपुरा की 2, लखीसराय की 2, बेगूसराय की 7, मुंगेर की 3, खगड़िया की 4, सहरसा की 4, मधेपुरा की 4। इन सभी सीटों पर वोटिंग होनी, यानी कुल 121 सीटों पर वोटिंग होगा। और इन्हीं सीटों में एनडीए की ओर से दोनों डिप्टी सीएम यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, यहां पर भी इनकी सीटों पर भी वोटिंग होना है। एनडीए सरकार के कुछ 17 मंत्री पहले चरण में अपना भाग्य आजमा रहे हैं।
उधर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव यानी राघोपुर और महुआ की सीट पर, वहां पर भी वोटिंग होने वाला है। तो पहले चरण की 121 सीट की अगर बात की जाए तो कई सीटें ऐसी है कि जहां सीधी टक्कर है, यानी वोटर को इधर उधर नहीं देखना है। दो राजनीतिक दलों के बीच या दो राजनीतिक गठबंधनों के बीच में एक को चुनने का मजबूत विकल्प उनके सामने। 36 सीटें ऐसी है जहां पर जेडीयू और आरजेडी के बीच में सीधी टक्कर है। पिछली बार आरजेडी और जेडीयू के बीच में करीब करीब 71 सीटों पर टक्कर हुई थी और जिसमें आरजेडी का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा था। तो जेडीयू और कांग्रेस के बीच में 13 सीटों पर सीधा मुकाबला है। जेडीयू और लेफ्ट के बीच में 7 सीटों पर सीधा मुकाबला है। जेडीयू और वीआईपी के बीच में 2 सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि बीजेपी और आरजेडी 23 सीटों पर टक्कर देंगे। कांग्रेस से बीजेपी की टक्कर 13 सीटों पर होगी। बीजेपी और लेफ्ट के बीच में 5 सीटों पर सीधा मुकाबला होने जा रहा है। तो बीजेपी और वीआईपी की 4 सीटों पर आमने सामने मुलाकात होगी। उधर एलजेपी और आरजेडी के बीच में भी 10 सीटों पर सीधी टकरार है। इसी बात को लेकर दरअसल एलजेपी सवाल उठा रही थी, क्योंकि 19 सीटों पर करीब करीब उन्हें आरजेडी के साथ में चुनाव लड़ना है, जबकि आरएलएम और आरजेडी के उम्मीदवार 2 सीटों पर एक दूसरे के सामने रहेंगे। तो यह मुकाबला कैसा रहने वाला है और आखिरकार किस गठबंधन के कौन से दावे पर मतदाता भरोसा कर सकते हैं? बिहार में अब एक बड़ी टक्कर होने जा रही है। एनडीए और महागठबंधन के बीच में 121 सीटों पर यह टक्कर होगी। हमारे साथ में शशि भूषण और रोहित सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। रोहित सिंह, एनडीए के बारे में हम उनसे जानेंगे और महागठबंधन के बारे में हम जानेंगे शशि भूषण से। रोहित सिंह, आप ही से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सत्ता में फिलहाल एनडीए है। कई मुद्दे एनडीए की तरफ से उछाले गए, कई सारे वादे किए गए और उसके साथ साथ चुनावी जिसे हम रेवड़िया भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें पहले से ही बांट दी गई है एनडीए की तरफ से। लेकिन कौन सा मुद्दा एनडीए की तरफ से पहले चरण के इस चुनाव प्रचार में आपने देखा कि वो हावी रहा महागठबंधन के ऊपर? देखिए साहिल, सबसे दिलचस्प बात यह रही कि एक जो रेवड़ी कल्चर जिसका विरोध सभी करते थे, प्रधानमंत्री हो या नीतीश कुमार, उसका इस्तेमाल इस बार जो है चुनाव में किया गया है। मुफ्त में बहुत कुछ चीज़ें बांटी गई हैं। 10,000 रुपये मुख्यमंत्री महिला रोजगार से लेकर फ्री बिजली से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो है, पेंशन स्कीम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सबके जो है वो उसका जो रकम जो है वो बढ़ा दी गई है। यानी दिल खोलकर नीतीश सरकार ने जो है वो पैसे जो है वो बांटना शुरू कर दिए हैं, ताकि वोट जो है वो मिल सके, ताकि महिलाओं को खासकर जो है वो प्रभावित वो कर पाए, क्योंकि महिलाओं तक पहुंचने की बड़ी कोशिश यहाँ पर की गई है। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह हमने देखा है कि महिलाओं को जब कैश बेनिफिट मिलता है तो उसका फ़ायदा जो है वो पार्टी को मिलता है, तो वो कोशिश की गई है। लेकिन साथ ही साथ जो सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला बीजेपी और एनडीए के लिए रहा है, उसने आखिरकार जो है सबसे टॉप प्रायोरिटी उसी की देखने को मिली है, जंगल राज। इतनी कुछ घोषणा के बावजूद भी आखिरकार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में प्रधानमंत्री ने ज़बरदस्त तरीके से जंगल राज को मुद्दा बनाया है। छर्रा, कट्टा, दुनाली, कई डॉक्टरों का अपहरण हुआ। एग्जाम्पल बता रहे थे कहाँ कहाँ डॉक्टर को जो किडनैप किया जाता था। गोलू प्रकरण का जिक्र किया गया कि एक छात्र को मुजफ्फरपुर में किडनैप करके मार दिया गया। तो तमाम चीज़ें जो जंगल राज को लेते हुए जो है प्रधानमंत्री ने जो है जंगल राज को बड़ा मुद्दा बनाया है। यानी एक तरफ जहां पर बेनिफिट्स जो है महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं जो है वो शुरू की गई हैं। लालू रबड़ी राज खत्म हुआ बिहार के भीतर, लेकिन आज भी 2025 में जब चुनाव प्रचार एनडीए की तरफ से किया गया, रोहित सिंह बता रहे थे कि जंगल राज पर ज्यादा फोर्स एनडीए के प्रचार में देखा गया। फिर वो प्रधानमंत्री ने प्रचार किया हो, अमित शाह ने प्रचार किया हो, या बाकी एनडीए के नेता खुद नीतीश कुमार के भाषणों में भी जंगल राज का मुद्दा कई बार छेड़ा गया। शशि भूषण, कैसे काउंटर महागठबंधन की तरफ से देखा गया? क्योंकि शुरुआत तो महागठबंधन की हुई थी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक वादे ही वादे तेजस्वी यादव की तरफ से किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने साहिल। शुरुआत हुई थी वोट अधिकार यात्रा से, जो वोट चोरी एसआईआर की प्रक्रिया हुई बिहार में, उसको लेकर के एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश राहुल गांधी ने की थी। तेजस्वी यादव भी उनके साथ जुड़े थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की घोषणा हुई या चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी प्रचार की, वो मुद्दा कहीं पीछे छूट गया। तेजस्वी यादव भी ये समझ गए कि एसआईआर या चुनाव के पहले जो प्रक्रिया अपनाई गई, जिसको वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी कैंपेन कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, वो मुद्दा उतना प्रभावी जमीन पर होगा नहीं। इसीलिए शायद उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया। तेजस्वी यादव अपने पुराने एजेंडे पर लौटे। बिहार में जो क्राइम की स्थिति रही उस पर सरकार को घेरा, करप्शन जो स्थिति है निचले स्तर तक
वहां पर घेरेबंदी की। और अब तेजस्वी यादव लगातार ये कहते रहे चुनाव प्रचार के दौरान कि नीतीश कुमार की सेहत अच्छी नहीं है। नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी वाले एजेंडे पे राहुल गांधी भी आए और राहुल गांधी ने भी आज ही जनसभा जो कि उसमें कहा कि नीतीश कुमार रिमोट से ऑपरेट हो रहे हैं, उनके पास उनका जो रिमोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो अब मुद्दा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे आके टिक गया है। जंगल राज को लेकर के जिस तरह सवाल उठा रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसको जो मौजूदा सरकार के अंदर क्राइम की स्थिति है बिहार में, उसके जरिए काउंटर करने का प्रयास। और इस सबके बीच जो सबसे अहम बात आप बता रहे थे कि जो घोषणाएं हैं, पिटारा है वादों का, वो तेजस्वी यादव ने खोल रखा है। देखिए आज जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, मतलब अब तो चुनाव प्रचार रुक गया 121 सीटों पे, तो तेजस्वी यादव ने सुबह सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कह दिया कि जो महिला सम्मान राशि, योजना की राशि अगर सरकार उनकी बनेगी तो वो एक मुश्त राशि पूरे 30,000 रुपए, 30,000 रुपए की किस्त जो है वो 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति, इसी बात पर चर्चा करनी होगी क्योंकि एक नया एमवाई समीकरण बिहार के भीतर खुलने जा रहा है। इससे पहले एमवाई की बात जब की जाती थी तो मुस्लिम यादव समीकरण की बात की जाती थी, और क्या लगता है कि अब बिहार के भीतर महिला और युवा ये एक नया समीकरण बनने जा रहा है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। शशि भूषण, रोहित सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।